हम लोग पी ब्लॉक के चैप्टर कर रहे हैं और ग्रुप 17 हम लोग कर रहे थे, उनकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ देख रहे थे। तो कल हम लोगों ने बात की थी ऑक्सीडाइजिंग नेचर की। आपको पता है कि जो हेलोजेंस होते हैं उनके पास वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 7, राइट। तो 7 इलेक्ट्रॉन्स होने की वजह से वो रेडिली एक इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, और इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं अगर, तो जिसका भी इलेक्ट्रॉन वो लेंगे उसका ऑक्सीडेशन कर देंगे। तो इसीलिए जो हेलोजेंस होते थे वो नेचर में होते थे बहुत ही अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, राइट। तो हम लोगों ने बात भी की थी कि कौन ज़्यादा अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। तो डाउन द ग्रुप जाने पर इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी हो जाती है डिक्रीज़। तो जो ऊपर की तरफ प्रेजेंट है वो हमारे ज़्यादा अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। तो अगर हम इन लोगों को कंपेयर करें, इन सबको अगर हम कंपेयर करें, सो आयोडीन इज़ गोइंग टू बी लेस ऑक्सीडाइजिंग इन नेचर एज़ कम्पेयर टू ऑल दीज, ठीक है। लेकिन अभी अगर हम देखें तो एक्सेप्शनल था कि एक्सेप्शनल बिहेवियर यहाँ पर फ्लोरीन शो कर रहा था कि ऑल्दो इसे हाईएस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होना चाहिए, और ये है भी, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन तो एक्सेप्ट करता नहीं था ना। इलेक्ट्रॉन की नेगेटिविटी इसकी कम नेगेटिव थी, लेकिन फिर भी ये इलेक्ट्रॉन ले रहा है क्योंकि यहाँ पर इसका जो इलेक्ट्रॉन लेना है वो दो चीज़ों पर डिपेंड करता है। पहला तो ये कि फ्लोरीन की बॉन्ड कब टूटेगी। अगर जल्दी बॉन्ड टूट जाएगी, जल्दी एटॉमिक स्टेट में जाएगा, जल्दी इलेक्ट्रॉन ले लेगा। मोर ओवर इलेक्ट्रॉन लेने के बाद जो बन रहा है वो कितना स्टेबल है। तो अगर आप इसको कंपेयर करोगे Cl नेगेटिव से और F नेगेटिव से, तो आपको पता चलेगा कि F नेगेटिव इज गोइंग टू बी मोर स्टेबल इन वाटर एज कम्पेयर टू क्लोराइड आयन, एंड दैट इज बिकॉज ऑफ द हाई हाइड्रेशन एंथैल्पी ऑफ फ्लोराइड आयन बिकॉज ऑफ इट्स स्मॉलर साइज, राइट। छोटा साइज़ होने की वजह से पानी इसे जल्दी से हाइड्रेट कर देगा, यानी कि ये नेगेटिव चार्ज जो है वो स्टेबल होने वाला है। तो इसीलिए फ्लोराइड आयन ज़्यादा स्टेबल भी होता था और इसकी बॉन्ड भी जल्दी टूट जाती थी। तो इसीलिए जो पूरा प्रोसेस है इलेक्ट्रॉन गेन करने का, दैट इज़ ईजियर फॉर फ्लोरीन एटम। सो F2 इज़ गोइंग टू बी द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अमंग द ऑल हेलोजेंस। इसके बाद हम लोग बात करते हैं इनकी रिएक्टिविटी की टूवर्ड्स हाइड्रोजन, कि अगर हाइड्रोजन के साथ ये रिएक्ट करेंगे तो क्या बनाएंगे। तो इधर देखेंगे, हमें पता है कि H जो है वो इलेक्ट्रो पॉजिटिव है, तो H पॉजिटिव में रहेगा, और X इलेक्ट्रो नेगेटिव है तो इट इज़ गोइंग टू फॉर्म X नेगेटिव। तो कॉम्बिनेशन में बनेगा HX। इनको हम बोलते हैं हाइड्रोहेलाइड्स, ठीक है। फॉर एग्जांपल हाइड्रोक्लोराइड, हाइड्रोब्रोमाइड, हाइड्रोआयोडाइड, हाइड्रोजन फ्लोराइड, ठीक है। तो इस तरीके से इनका नाम होता है। अब इनकी रिएक्टिविटी की बात आती है कि कौन कितनी जल्दी हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेगा। तो यहाँ पर आप देखो, जो भी जल्दी इलेक्ट्रॉन ले लेगा वो नेगेटिव में जाएगा, और उतनी जल्दी वो H पॉजिटिव के साथ कंबाइन कर लेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर होगा क्या, अगर आप इनकी रिएक्टिविटी का ऑर्डर देखोगे तो सबसे जल्दी कौन रिएक्ट कर रहा है? फ्लोरीन, देन क्लोरीन, देन ब्रोमीन, एंड देन आयोडीन, बिकॉज ऑफ द ऑब्वियस रीज़न कि इलेक्ट्रॉन गेन करने की पावर किसकी कितनी है। तो फ्लोरीन की रिएक्टिविटी इज गोइंग टू बी हायर देन क्लोरीन, देन ब्रोमीन, एंड देन आयोडीन, ओके। सो फ्लोरीन सबसे जल्दी से क्या करेगा? हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कर लेगा। अभी देखेंगे कि हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करके बनाते क्या हैं। तो अगर हम बात करें तो ये बनाएंगे जो हाइड्रोजन हैलाइड्स होंगे उसमें बाकी सब तो लिक्विड नहीं होते हैं। HCl अगर आप लो, HBr लो, HI लो, तो ये सभी गैसेज होती हैं। लेकिन जो HF होता है वो एक लिक्विड होता है। HF का साइज़ छोटा है, बॉन्डिंग इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, लेकिन फिर भी ये लिक्विड बना रहा है और बाकी सब गैसेज बना रहे हैं। दिस इज़ समथिंग कॉन्ट्री टू द जनरल रूल। तो ऐसा हुआ क्यों है? बिल्कुल सेम ये रीज़न ऑक्सीजन के जैसा ही है कि ऑक्सीजन के जो हाइड्राइड्स थे वो वाटर जो है वो लिक्विड होता था और बाकी सब क्या होते थे? गैसेस। तो ऐसा किस वजह से होता था? ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, राइट। और HF के अंदर तो और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्गर क्या होती है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। सी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग का मतलब क्या है, ये बात आप 11th क्लास में अच्छे से देख चुके हैं कि यहाँ पर क्या होता है, HF के बीच में इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिफरेंस बहुत ज़्यादा है। सी, ये एक HF का मॉलिक्यूल है और ये दूसरा HF का मॉलिक्यूल है। यहाँ पर हाइड्रोजन के ऊपर डेल्टा पॉजिटिव और फ्लोरीन के ऊपर डेल्टा नेगेटिव चार्ज है। Similarly, in this molecule, hydrogen is going to be a delta positive and this fluorine is going to be a delta negative charge. तो ये जो डेल्टा पॉजिटिव और डेल्टा नेगेटिव है ना, these charges are क्वाइट हायर इन मैग्नीट्यूड। तो उसकी वजह से होता क्या है कि यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बहुत है, तो ये डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा नेगेटिव के जो चार्ज है ना ये बहुत ज़्यादा होंगे। तो फ्लोरीन क्या है? अल्टीमेटली इलेक्ट्रोनेगेटिव, हाइड्रोजन इलेक्ट्रो पॉजिटिव, इसके ऊपर जो डेल्टा पॉजिटिव चार्ज है इट विल फील अट्रैक्शन टूवर्ड्स डेल्टा नेगेटिव चार्ज। तो ये फ्लोराइड आयन को अपने ऊपर अट्रैक्ट करेगा एंड इट इज़ गोइंग टू फॉर्म अ पार्शियल बॉन्ड।
तो ये बॉन्ड जो है, सी हाइड्रोजन कैन ओनली फॉर्म वन बॉन्ड ना, इससे ज़्यादा बॉन्ड वो बना नहीं सकता, तो इसीलिए एक बॉन्ड वो ऑलरेडी फ्लोरीन के साथ बना चुका है। तो ये जो है ये कोई प्रॉपर बॉन्ड नहीं होगी, ये सिर्फ क्या होगी, पार्शियल बॉन्ड आप कह सकते हो, स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन कह सकते हो, और इसी को हम बोलते थे हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और ये कब अराइज होती है, ये राइज होगी जब डेल्टा पॉजिटिव और डेल्टा नेगेटिव बहुत बड़े चार्जेस होंगे। दैट मीन्स योर एटम शुड वेरी इन इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी टू अ ग्रेटर एक्सटेंट। तो हाइड्रोजन जब भी इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, मोस्ट इलेक्ट्रो नेगेटिव एटम से जुड़ते हैं तो ही क्या करते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करते हैं। द थ्री मोस्ट इलेक्ट्रो नेगेटिव एटम्स या एलिमेंट्स इन आर पीरियोडिक टेबल आर ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नाइट्रोजन. So that is why whenever hydrogen will combine with oxygen, फ्लोरीन और नाइट्रोजन, ऑल दीज कंपाउंड्स आर गोइंग टू हैव हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो जिनकी वजह से क्या होगा, इनके बीच में अट्रैक्शन ज़्यादा होगी. दैट्स वाई H2O, HF एंड नाइट्रोजन के साथ जुड़ के इट फॉर्म्स NH3. इन तीनों के अंदर यू विल गोइंग टू गेट हाइड्रोजन बॉन्डिंग. तो इसीलिए इनका एक्सेप्शनली मेल्टिंग पॉइंट भी हाई मिलेगा आपको बाकी ग्रुप के हाइड्राइड से, और इनका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो ज़्यादा होने की वजह से दे आर गोइंग टू बी इन लिक्विड स्टेट. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अमोनिया भी यू हैव सीन इट्स इन लिक्विड स्टेट, ऑल्दो इट इज़ अ वॉलेटाइल कंपाउंड बट स्टिल इट एग्जिस्ट इन लिक्विड स्टेट. फोस्फीन जो होता है, फोस्फोरस PH3 जो होता है, उसका जो हाइड्राइड है दैट इज़ ऑल्सो गैस, लेकिन ये क्या होता है, लिक्विड. तो इस तरीके से हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से अट्रैक्शन बढ़ती है एंड दैट्स हाउ दे बिकम लिक्विड इन देयर ऑक्सीडेशन इन देयर फिजिकल स्टेट. ओके, नाउ कमिंग ऑन टू, बिकॉज दे हैव व्हाट, H पॉजिटिव. तो हम लोगों ने पहले भी इसके बारे में बात की, जिस भी कंपाउंड के पास H पॉजिटिव है वो नेचर में क्या होगा, वो नेचर में होगा एसिडिक. ठीक है, बिकॉज इट्स गोइंग टू अल्टीमेटली वेन एवर इट्स गोइंग टू रिलीज इट्स H पॉजिटिव, इट इज़ गोइंग टू शो इट्स एसिडिक करेक्टर. तो इसीलिए नेचर में एसिडिक होने वाला है. मोर ओवर इफ इट इज़ गिविंग H पॉजिटिव, इट इज़ नॉट जस्ट एसिडिक इन नेचर but also it is reducing in nature, so it is going to be reducing agent as well. So acidic and reducing character के लिए responsible है ये H positive. Now coming on to कि H positive कौन जल्दी liberate करेगा, जो भी जल्दी ये H positive liberate करेगा वही अच्छा acid होगा और वही अच्छा reducing agent भी होगा. So look up here कि यहाँ पर हाइड्रोजन हमारे पास, यहाँ पर फ्लोरीन है, साइज छोटा है इसका, नीचे हम जा रहे हैं, हमारे पास क्या है, आयोडीन, एंड देन वी हैव हाइड्रोजन, और जैसे क्लोरीन एंड वी हैव हाइड्रोजन. तो आपको दिख रहा है यहाँ पे बॉन्ड लेंथ इंक्रीज हो गई है, राइट. बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होने की वजह से इस H पॉजिटिव का निकलना क्या हो गया है, आसान. लेकिन आप कहोगे कि F के केस में तो ऐसा नहीं था, F2 के केस में बेटा वहाँ पे क्या था, हमारे पास लोन पेयर था, राइट. तो यहाँ पे दोनों फ्लोरीन के ऊपर लोन पेयर होने की वजह से रिपल्शन होता था, और ये वाली छोटी बॉन्ड होते हुए भी वीक हो जाती थी और आसानी से टूट जाती थी. लेकिन अब हाइड्रोजन के साथ तो ऐसा कोई सिनेरियो नहीं है, हाइड्रोजन के ऊपर तो लोन पेयर नहीं होते, तो यहाँ पर आपको सीधा सीधा बॉन्ड लेंथ से देखना पड़ेगा. ठीक है, तो मैंने आपको बोला था कि लोन पेयर को आप कंसिडर कर लेना, बट उसके लिए लोन पेयर होना भी चाहिए. तो हाइड्रोजन के पास यहाँ पर लोन पेयर है नहीं, तो आपको सीधा सीधा बॉन्ड लेंथ से देखना है. एज यू आर गोइंग डाउन द ग्रुप, बॉन्ड लेंथ इंक्रीजेज. बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होने की वजह से बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीजेज, बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज होती है. तो बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज होने की वजह से क्या होगा, आपका H पॉजिटिव का लिबरेशन ईजी हो जाएगा. सो एज यू कैन सी ओवर हियर, आपको नजर आ रहा है कि बॉन्ड लेंथ सबसे ज़्यादा किसकी होगी, HI की होगी, राइट. डाउन द ग्रुप जाएंगे तो बॉन्ड लेंथ इंक्रीज हो जाएगी. सो HI, देन HBr, देन HCl, और लास्ट में सबसे छोटी बॉन्ड होती है HF की. तो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी किसकी ज़्यादा होगी, जिसकी बॉन्ड छोटी है उसकी बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है, उसको तोड़ना मुश्किल होगा. दैट मीन्स दैट मॉलिक्यूल इज गोइंग टू have greater bond dissociation energy. So HF की bond dissociation enthalpy is greater than HCl, then HBr and then HI. तो इसीलिए acidic strength किसकी ज़्यादा होगी, HI, HBr, HCl एंड लास्ट में होगा HF. I hope this is clear to everyone because it's quite simple और इस तरह का ट्रेंड आप पहले भी देख चुके हो. Now coming on to their reactivity towards oxygen. तो ये बात समझना बहुत ज़रूरी है और इसके बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था that whenever halogens are going to react with oxygen, सी आप क्या कर रहे हो, आप ऑक्सीजन को हेलोजेंस के साथ रिएक्ट करवा रहे हो. ठीक है, इफ़ आई एम जनरली स्पीकिंग अबाउट द प्रॉपर्टीज़, तो प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंग अगर आप जाओगे तो यू आर गोइंग टू से कि हेलोजेंस आर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन ऑक्सीजन. सो हेलोजेंस आर गोइंग टू बी इन नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट एंड ऑक्सीजन वुड बी इन पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट,
राइट। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि डाउन द ग्रुप जाने पर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिक्रीज भी होती है। सो व्हेन वी आर कंसिडरिंग क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, देन यू नो कि ऑक्सीजन और क्लोरीन में से ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। सो अल्टीमेटली ऑक्सीजन से सिर्फ एक ही एटम ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, एंड दैट इज़ फ्लोरीन। सो सिर्फ फ्लोरीन और ऑक्सीजन के केस में ऐसा होगा कि फ्लोरीन नेगेटिव में रहेगा और ऑक्सीजन पॉजिटिव में रहेगा। अदरवाइज वेन एवर ऑक्सीजन इज गोइंग टू कंबाइन विद क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, होगा क्या कि क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन क्या है, कम इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो ये सब पॉजिटिव में रहेंगे और ऑक्सीजन रहेगा नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट में। तो ये चीज़ थोड़ा सा अगर आप समझ लोगे तो कभी भी कन्फ्यूजन नहीं होगी कि कहाँ ऑक्सीजन को पॉजिटिव दिखाना है, कहाँ ऑक्सीजन को नेगेटिव दिखाना है। तो कंसेप्चुअली चलो रट्टा मारने की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पे देख लो, अगर ऑक्सीजन फ्लोरीन के साथ कंबाइन होता है, सी ऑक्सीजन इज कंबाइनिंग विथ फ्लोरीन, तो फ्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसको नेगेटिव में रहना है, तो फ्लोरीन नेगेटिव में सिर्फ -1 शो कर सकता है। ऑक्सीजन को पॉजिटिव में रहना है, तो लास्ट ग्रुप में ही हमने पढ़ा था कि ऑक्सीजन +1 में भी रह सकता है और ऑक्सीजन +2 में भी रह सकता है। सो दैट्स हाउ इट इज़ गोइंग टू फॉर्म O2F2, जिसमें कि दोनों +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, -1 में है, एंड मोर ओवर इट इज़ गोइंग टू फॉर्म OF2, जिसके अंदर ऑक्सीजन +2 के अंदर है। ठीक है, तो इस तरीके से 2 फ्लोराइड्स बन सकते हैं ऑक्सीजन के। इनको हम ऑक्साइड्स नहीं बोलेंगे, पहले भी मैंने आपको बताया ऑक्साइड्स क्यों नहीं बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पे फ्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, सो दीज कंपाउंड्स विल बी नोन एज फ्लोराइड्स। बट नाउ whenever अदर हेलोजन्स आर गोइंग टू कंबाइन विद ऑक्सीजन, तो क्या सिनेरियो होगा कि दूसरे जो हेलोजन्स हैं ऑक्सीजन के साथ जुड़ेंगे, तो दूसरे हेलोजन्स पॉजिटिव में रहेंगे और ऑक्सीजन नेगेटिव में रहेगा। ऑक्सीजन -2 में रहता है, और अगर हेलोजन्स को प्लस में रहना हुआ तो दे कैन शो +1, +3, +5 एंड +7। आपको पता है हायर ऑक्सीडेशन स्टेट्स आर मोर स्टेबल फॉर दीज हेलोजन्स एज दे आर मोर नियरर टू द स्टेबिलिटी। तो इसकी वजह से क्या होगा, कितने ऑक्साइड्स वो बना सकते हैं, हर कोई 4 ऑक्साइड्स बना सकता है। फॉर एग्जाम्पल ClO, Cl2O3, Cl2O5 एंड Cl2O7। तो इस तरीके से आपको क्या मिलेंगे, ऑक्साइड्स मिलेंगे दूसरे हेलोजन्स के। तो इधर देखते हैं एक बार, सी है, अगर ऑक्सीजन के साथ क्लोरीन कंबाइन होता है, ये तो आपके हो गए हैं फ्लोराइड्स, ठीक है, सिंपल है। इसके अलावा अगर क्लोरीन जुड़ेगा तो क्लोरीन को देखो क्या करना है, क्लोरीन जो है +1 शो करेगा, +7 शो करेगा, ऑब्वियस है, लेकिन क्लोरीन ऑक्सीजन के साथ +4 और +6 भी देता है। अब बात ये आती है कि यहाँ पर ये ऑक्सीडेशन स्टेट्स तो स्टेबल नहीं थी, लेकिन फिर भी ये क्यों ऐसी ऑक्सीडेशन स्टेट्स बना रहा है, तो वो इसलिए क्योंकि ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से क्या करता है, जितने इलेक्ट्रॉन उसको चाहिए वो उतने इलेक्ट्रॉन्स निकाल लेता है उसमें से। ठीक है, तो बॉन्ड बनने के बाद हालांकि ये इलेक्ट्रॉन्स जो बचे हुए थे ये पेयर अप हो जाएंगे, तो इसीलिए क्या करेगा, +4 और +6 में भी रहेगा। सिमिलरली ब्रोमीन के साथ भी यही केस है, इसके ऑक्साइड +1, +4 और +6 में एग्जिस्ट करते हैं, +7 ये शो नहीं करता। आयोडीन के साथ +2, +5 एंड +7 आर गोइंग टू बी द ऑक्सीडेशन स्टेट्स। तो ये कुछ मोस्ट प्रोबेबल और मोस्ट स्टेबल ऑक्साइड्स हैं, अदरवाइज दूसरे ऑक्साइड जो हम जनरली बात करते हैं वो भी बनते हैं। नाउ कमिंग ऑन टू देयर रिएक्टिविटी विद हेलोजन। हेलोजन की रिएक्टिविटी हेलोजन के ही साथ देखते हैं, ये क्या बात होती है, तो इधर देखो, हेलोजन अपने ही एटम्स के साथ भी रिएक्ट कर सकता है। कैसे, अगर हम लोग बात करें, फ्लोरीन है हमारे पास, दिस इज फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड दिस इज आयोडीन। तो फ्लोरीन जो है वो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है, फ्लोरीन क्लोरीन के साथ कंबाइन हो सकता है, तो फ्लोरीन नेगेटिव में रहेगा, क्लोरीन पॉजिटिव में रहेगा, राइट। क्लोरीन को पॉजिटिव में रहना है तो +1, +3, +5 एंड +7 ऑक्सीडेशन स्टेट ये शो करेगा। तो क्या बना सकता है, ClF, ClF3, ClF5 एंड ClF7। ठीक है, बिल्कुल इसी तरीके से ब्रोमीन जब कंबाइन करेगा फ्लोरीन के साथ तो ये भी क्या बना सकता है, BrF, BrCF3 और पेंटा फ्लोराइड एंड हेप्टा फ्लोराइड बना सकता है। लेकिन अगर ब्रोमीन को क्लोरीन के साथ कंबाइन होना हुआ, तो क्लोरीन तो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है ब्रोमीन से, तो जो पेयर आपका फ्लोरीन और क्लोरीन का बन रहा था वैसा ही पेयर ब्रोमीन और क्लोरीन का बनना चाहिए। तो BrCl, BrCl3, BrCl5 है ना, BrCl7,
लेकिन ऐसा होता नहीं है। क्यों? क्योंकि क्लोरीन का साइज़ जो है वो बहुत बड़ा है, तो एक ब्रोमीन जो है वो अपने ऊपर 5 या 7 क्लोरीन्स को एकोमोडेट नहीं कर सकता। तो लेट मी रिमाइंड यू कि हमने पहले भी पढ़ा है फ्लोरीन का साइज़ पूरे ग्रुप में बहुत छोटा है। उसकी वजह से क्या है कि उसके ऊपर किसी भी सेंट्रल एटम के ऊपर 5 या 7 क्लोरीन्स का लगना इज़ पॉसिबल, लेकिन क्लोरीन का साइज़ बड़ा होने की वजह से 5 या 7 क्लोरीन कोई भी एटम एकोमोडेट नहीं कर पाता। तो बनते तो हेप्टा हेलाइड्स तक हैं, लेकिन वो सिर्फ फ्लोराइड के केस में होगा। क्लोराइड और ब्रोमाइड कोई भी अपने ऊपर 5 या 7 एकोमोडेट नहीं कर पाएगा, क्योंकि उनका साइज़ क्या है, बड़ा। ठीक है। इसी तरीके से आयोडीन जुड़ेगा फ्लोरीन के साथ, आयोडीन जुड़ेगा क्लोरीन के साथ, आयोडीन जुड़ेगा ब्रोमीन के साथ। तो आयोडीन के साथ तीनों ही क्या कर सकते हैं, हेलाइड बना सकते हैं। तो इस तरीके से ऊपर वाला हेलाइड अपने से नीचे वाले हेलोजन के साथ हेलाइड फॉर्मेशन कर सकता है। एंड दीज आर सम ऑफ द कॉमन फॉर्म्स ऑफ हेलाइड्स। दिस इज़ मोनोहेलाइड, ट्राईहेलाइड, पेंटाहेलाइड एंड हेप्टाहेलाइड। तो इसको हम देखते हैं, कंसिडर करेंगे, और इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ भी हम लोग देखेंगे, शेप्स देखेंगे कि कैसे बनाना है, कैसे नहीं बनाना है। ओके, नाउ सी कौन कौन से हेलाइड्स का कॉम्बिनेशन पॉसिबल है और कौन कौन से हेलाइड्स बनते हैं वो देखो। यहाँ पर मोनोहेलाइड है, डाईहेलाइड, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा एंड हेप्टा। तो आपको पता है कि ये तो बनने वाले हैं नहीं, डाईहेलाइड नहीं होगा, टेट्रा नहीं होगा, हेक्सा नहीं होगा, फॉर द ऑब्वियस रीज़न कि वो पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करते हैं। तो यहाँ पे देखो ClF बनता है, BrF बनता है, BrCl बनता है, ICl बनता है, IBr बनता है। तो सारे कॉम्बिनेशन पॉसिबल हैं, एक एटम तो हर कोई एकोमोडेट कर सकता है। तो क्लोरीन भी क्या करता है, आयोडीन भी ब्रोमीन को अपने ऊपर एक तो एकोमोडेट करा ही लेगा। बट वेन एवर वी आर टॉकिंग अबाउट दिस ट्राईहेलाइड, तो ट्राईहेलाइड में 3 आपको क्या करने हैं, एटम एकोमोडेट कराने, सेंट्रल एटम को। तो फ्लोरीन तो आसानी से 3 एकोमोडेट हो जाते हैं क्लोरीन पे, ब्रोमीन पर भी हो जाएंगे, आयोडीन पर भी हो जाएंगे। लेकिन क्लोरीन जो है वो 3 सिर्फ और सिर्फ आयोडीन पर ही स्टेबल होते हैं। इनफैक्ट ब्रोमीन भी अपने ऊपर 3 क्लोरीन को नहीं लगा सकता है, क्योंकि उसका साइज़ इतना बड़ा नहीं है। सिर्फ आयोडीन ही ऐसा कर सकता है। यहाँ पर इनकी फिजिकल स्टेट और इनके कलर भी लिखे हैं। इन केस यू आर आस्क्ड, मतलब ऐसे तो पूछा नहीं जाता, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अगर जैसे BrF3 बन रहा है किसी रिएक्शन में, तो वो आपको बोल देगा अ येलो ग्रीन कलर लिक्विड इज़ फॉर्म्ड। तो आपको पता होना चाहिए कि अच्छा हिंट मिल जाएगा वहाँ से आपको कि BrF3 हो सकता है। तो इस वजह से जो कंपाउंड्स के कलर होते हैं ना, वो काम आते हैं। पेंटाहेलाइड की बात करें तो सिर्फ और सिर्फ 5 फ्लोराइड ही एकोमोडेट कर सकता है कोई भी सेंट्रल एटम। Cl भी 5 फ्लोरीन ले सकता है अपने ऊपर, ब्रोमीन भी ले सकता है, आयोडीन भी ले सकता है। लेकिन अगर हेप्टाहेलाइड की बात करें तो ऑब्वियसली सिर्फ और सिर्फ आयोडीन ही एक ऐसा सेंट्रल एटम है जिसके ऊपर 7 फ्लोरीन एटम स्टेबल रह सकते हैं। तो ये कंपाउंड्स हैं जो कि इंटरहेलोजन कंपाउंड्स हैं, जो कि हेलोजन और हेलोजन की रिएक्शन से बनते हैं। नाउ कमिंग ऑन टू देयर जनरल प्रॉपर्टीज़, कि ये जो कंपाउंड्स होते हैं अगर इनकी जनरल प्रॉपर्टीज़ की हम बात करें तो क्या होगा, ये इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर क्वेश्चन काफ़ी बार पूछे जा चुके हैं, दैट व्हाट आर द व्हाई इंटरहेलोजन कंपाउंड्स आर लाइक दिस और दैट। तो इसमें से आपको सारे आंसर मिलेंगे, जस्ट सी ओवर हियर। पहला तो यही है कि दे आर पोलर इन नेचर ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है, तो इसकी वजह से क्या होंगे, नेचर में पोलर होंगे। अगर वो पोलर हैं दैट मीन्स दे आर गोइंग टू बी मोर रिएक्टिव देन हेलोजन्स। क्यों? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, NCERT में भी गिवन है और बहुत बार CBSE से पूछ चुका है। एंड द थिंग इज सी, वो आपको बोल रहा है कि हेलोजन्स जो होते हैं दे आर लेस रिएक्टिव देन इंटरहेलोजन कंपाउंड्स। यानी कि इंटरहेलोजन कंपाउंड ज़्यादा रिएक्टिव है और हेलोजन्स कम रिएक्टिव है। ऐसा क्यों? क्योंकि इंटरहेलोजन कंपाउंड्स के बीच में होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, जिसकी वजह से यहाँ पर पोलैरिटी जनरेट होती है, तो पोलर बॉन्ड्स को तोड़ना आसान होता है। जबकि यहाँ क्या होता है, नॉन पोलर बॉन्ड है, X और X के बीच में ओवरलैपिंग है, इसको तोड़ना मुश्किल होगा। और ऐसा क्यों है इसको समझिए, क्योंकि यहाँ पर जो सेम एटम्स होते हैं, जब भी किन्हीं सेम एटम्स के बीच में ओवरलैपिंग होगी, सी X और X के बीच में बॉन्ड बन रहा है, तो जब भी सेम एटम्स के बीच में ओवरलैपिंग होती है तो इनके ऑर्बिटल्स इक्विवेलेंट होते हैं। तो ऐसी जो ओवरलैपिंग होती है वो इफेक्टिव ओवरलैपिंग होती है, बहुत अच्छी ओवरलैपिंग होती है। और अगर ओवरलैपिंग अच्छी होगी तो दिस इज गोइंग टू फॉर्म अ स्टेबल बॉन्ड।
ठीक है। तो यहाँ पर इफेक्टिव ओवरलैपिंग की वजह से क्या बनती है, स्टेबल बॉन्ड बनती है। लेकिन x और x डैश के केस में डिफरेंट एटम्स है, डिफरेंट ऑर्बिटल होंगे। डिफरेंट ऑर्बिटल होने की वजह से ओवरलैपिंग इज़ नॉट दैट इफेक्टिव एंड द बॉन्ड फॉर्म इज़ नॉट दैट स्टेबल। तो इसीलिए इस बॉन्ड को तोड़ना क्या हो जाता है, आसान। तो आपका जो मेन रीज़न है वो क्या है कि x2 जो है इट इज़ गोइंग टू इन्वॉल्व द ओवरलैपिंग ऑफ same orbitals, due to which the bond formation or the bond formed would be more stable as compared to x dash where overlapping of different orbitals is involved, which is not that effective. So I've written over here. तो इसको पूछने के तरीके देखो कितने सारे हैं। पूछ सकता है हेलोजन्स आर लेस रिएक्टिव देन इंटर हेलोजन कंपाउंड्स, ठीक है। क्या पूछ सकता है कि Cl2 इज़ लेस रिएक्टिव देन ClF, या फिर पूछ सकते हैं आपसे कितने भी कंपाउंड्स इसके बन सकते हैं, F2 इज़ लेस रिएक्टिव देन ClF3, ये ज़्यादा रिएक्टिव है, कम रिएक्टिव है। तो ये सारी चीज़ें अलग अलग कंपाउंड्स दे के आपसे पूछ सकते हैं। जनरल एक ही लाइन भी डाल के आपसे पूछ सकते हैं हेलोजन और इंटर हेलोजन। सो दैट इज़ व्हाट यू हैव टू राइट, दैट दिस इज़ बिकॉज द ओवरलैपिंग बिटवीन टू डिसिमिलर ऑर्बिटल इज़ लेस इफेक्टिव, सो बॉन्ड ब्रेकेज इज़ ईजियर, देयरफॉर दे आर मोर रिएक्टिव. Now coming on to next thing, that is interhalogen containing fluorine act as powerful fluorinating agents. जितने भी इंटरहेलोजन कंपाउंड्स हैं फ्लोरीन के, वो बहुत ही अच्छे फ्लोरीनेटिंग एजेंट होते हैं। दैट मीन्स कि वो फ्लोरीन को क्या करा देते हैं, सब्सटीट्यूट करा देते हैं। तो कोई अगर मेटल हेलाइड है तो उसको क्या करेंगे, या मेटल ऑक्साइड है, उसकी रिएक्शन अगर आप इंटरहेलोजन फ्लोराइड से करा दो तो वहाँ पर वो फ्लोरीन को सब्सटीट्यूट कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल टंगस्टन की रिएक्शन अगर देखें हम ClF के साथ, सो इट इज़ गोइंग टू फॉर्म टंगस्टन हेक्साफ्लोराइड. मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैंगनीज ऑक्साइड इज गोइंग टू फॉर्म मैग्नीशियम डाईफ्लोराइड. सिमिलरली सिल्वर क्लोराइड सिल्वर फ्लोराइड में चेंज हो जाता है. तो इस तरीके से क्या होता है, बहुत ही अच्छे फ्लोरीनेटिंग एजेंट्स होते हैं इफ़ दे हैव फ्लोरीन इन इट. मोर ओवर दे आर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. ठीक है, आपको पता ही है कि जब टूटेंगे तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेंगे तो क्या करेंगे, जल्दी से जल्दी दूसरे को ऑक्सीडाइज कर देंगे. नाउ कमिंग ऑन टू देयर थर्मल स्टेबिलिटी. थर्मल स्टेबिलिटी का क्या, कैसे वो स्टेबल रहेंगे और कैसे नहीं, तो देखो इसमें हम लोगों के पास सीधी सी बात है कि हमें देखना है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस. थर्मल स्टेबिलिटी का मतलब है कि वो कितने ज़्यादा सस्टेनेबल है टूवर्ड्स टेम्परेचर. तो इसको देखो कैसे पता चलेगा, जितनी ज़्यादा उनके बीच में इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिफरेंस होगा, ये देखो जितना ज़्यादा डेल्टा नेगेटिव डेल्टा पॉजिटिव होगा उतनी ही ज़्यादा अट्रैक्शन होगी उनकी दूसरे मॉलिक्यूल के साथ. ठीक है, लेकिन हमें थर्मल स्टेबिलिटी में तो ये देखना है कि ना इनकी बॉन्ड कितनी टूट सकती है. तो जो जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होंगे उनके ऊपर डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा नेगेटिव उतना ही ज़्यादा होगा. तो इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होगा और इसीलिए इस बॉन्ड को तोड़ना क्या हो जाएगा, मुश्किल. सो ग्रेटर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी मीन्स ग्रेटर attraction. It stands for greater attraction. और जितनी ज़्यादा अट्रैक्शन होगी वो टेम्परेचर के अगेंस्ट उतना ही ज़्यादा स्टेबल होगा. तो ये छोटी सी बात है. तो इसीलिए आप अगर देखो यहाँ पर तो हमारे पास IF है, BRF है और ClF है. ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिफरेंस इधर देखो. It says that thermal stability decreases as the electron negativity difference between them decreases. तो जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिफरेंस कम होगा उनकी थर्मल स्टेबिलिटी भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी. तो यहाँ पर ये ऑर्डर उल्टा हो गया. दिस इज गोइंग टू बी दिस. अच्छा, लेकिन अब बात आती है आपके पास, ये तो तब होगा ना जब सेम हैलाइड आपको गिवन हो, राइट. अच्छा, इसको अगर आप समझना चाहो, अब आप कहोगे कि इसकी जो बॉन्ड है, बॉन्ड लेंथ से जाएंगे अगर हम, आप कहोगे कि IF की तो जो बॉन्ड है वो सबसे लंबी होती है तो इसको तोड़ना तो आसान होना चाहिए, है ना. लेकिन वही वाली बात आती है, फिर से मैंने आपको बोला था कि जो नहीं नज़र आ रहा है उसको भी एक बार देख लेना. तो अगर आप ClF की बात करोगे ना तो ये क्लोरीन का लोन पेयर और फ्लोरीन का लोन पेयर, दोनों पर लोन पेयर है. जितनी छोटी बॉन्ड लेंथ होगी लोन पेयर में रिपल्शन उतना ज़्यादा होगा और इस बॉन्ड को तोड़ना उतना ही आसान हो जाएगा. तो इसीलिए क्या होगा, इसकी थर्मल स्टेबिलिटी कम हो जाएगी और इसकी थर्मल स्टेबिलिटी क्या होगी, ज़्यादा.
तो इसीलिए लॉजिकली चलना है, सारे एस्पेक्ट हमें देखने हैं। ऐसा नहीं है जो सिर्फ नज़र आ रहा है उसको देख लिया और जो नज़र नहीं आ रहा है उस कंपोनेंट को हमने कंसिडर ही नहीं किया। तो आप हर तरीके से मॉलिक्यूल को देखो, समझने की कोशिश करो कौन कौन से डायमेंशंस उसमें काम कर रही है, उन सभी फैक्टर को इंक्लूड करो। नाउ कमिंग ऑन टू स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है इनका। स्ट्रक्चर को समझते हैं, ठीक है, रट्टा नहीं मारेंगे, स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश करेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग है इनके स्ट्रक्चर। देखो ज़रा, अगर आपके पास मान लो मोनोहेलाइड है तो मोनोहेलाइड का तो दिक्कत ही कोई नहीं है। आपको एक एक्स लेना है, उसके साथ क्या लग जाएगा एक्स डैश। ये तो हमेशा क्या होने वाला है, लीनियर। तो डायटोमिक मॉलिक्यूल्स में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती है। प्रॉब्लम कहाँ आएगी, जब एटम्स बढ़ने लगेंगे। फॉर एग्जाम्पल x3 x डैश 3, यहाँ पर x जो है वो सेंट्रल एटम है, ऑब्वियसली एक ही है तो ये सेंट्रल एटम है, और ये 3 क्या है, साइड एटम्स है। तो इसके पास, सेंट्रल एटम के पास हमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखने हैं। 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। बॉन्ड कितने बना रहे हैं, 3 इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड बना रहे हैं। बचे कितने, 4 इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स 4 हैं लेकिन लोन पेयर कितने होंगे, 2। तो 3 + 2 इज़ गोइंग टू गिव यू अ टोटल ऑफ 5। 5 के लिए हमारे पास ज्योमेट्री होती है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। तो यहाँ से आपको अपनी ज्योमेट्री मिल गई, दैट एक्स जो सेंट्रल एटम है वो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल स्ट्रक्चर में जाएगा। तो इसका ऐसे स्ट्रक्चर होने वाला है। अब बात आती है कि कहाँ पर एक्स जाएगा और कहाँ पर लोन पेयर जाएगा। तो इसमें भी हमारे पास कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि इक्वेटोरियल पोजीशंस पर जो बॉन्ड छोटी हैं उनके ऊपर हमेशा और हमेशा लोन पेयर्स या इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटम्स ही जाएंगे। तो अगर एक्स डैश और लोन पेयर में से कंपेयर करोगे तो ऑब्वियसली लोन पेयर आर गोइंग टू बी मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव। तो इनको इक्वेटोरियल पोजीशन पर हम लगा देंगे और बची हुई 3 पोजीशंस पर क्या चला जाएगा हमारे पास, हेलोजन। तो ये जो बचा हुआ हेलाइड है 3 पोजीशन पर चला गया। नाउ इट्स शेप इज गोइंग टू बी टी। ओके, इसकी शेप कैसी हो जाएगी, इट इज़ गोइंग टू बी टी शेप्ड। तो इसकी ज्योमेट्री थी ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, लेकिन इसकी शेप हो जाएगी टी शेप। नाउ कंसिडरिंग पेंटाहेलाइड। पेंटाहेलाइड को देखो, ये आप खुद से प्रैक्टिस करने की कोशिश करोगे। वीडियो को पॉज करो और खुद से निकालने की कोशिश करो, एंड देन चेक कर लो कि ठीक आपने निकाला है या नहीं, क्योंकि हम पहले भी इसको डिस्कस कर चुके हैं तो अभी तक आपको आना चाहिए। देखो दोबारा से, 7 इलेक्ट्रॉन्स, बॉन्ड कितने बना रहे हैं, 5 इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर 1, 5 + 1 6। 6 is going to give you the geometry of octahedral, right? Octahedral geometry आपके पास होनी चाहिए, that means this is going to have this arrangement. अब इसमें लोन पेयर कहाँ लगाएं, आपकी मर्जी है, आप जहाँ चाहें वहाँ लगा दें, क्योंकि ऑल द पोजीशंस आर इक्विवेलेंट। यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, सारे के सारे एंगल 90 डिग्री के होते हैं। तो ऑक्टा में सभी बॉन्ड्स इक्वल होते हैं। तो यहाँ पर लोन पेयर आ जाएगा और यहाँ पर फ्लोरीन और वट एवर एटम दैट यू हैव यू कैन प्लेस। अब इसकी शेप अगर आप देखोगे तो ये तो प्लेन में स्क्वायर है और नीचे की तरफ क्या है, एक और एटम है। सो दिस इज गोइंग टू बी इन्वर्टेड स्क्वायर पिरामिडल। क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर पिरामिडल शेप हो जाएगी। इसकी शेप के अंदर हम लोग लोन पेयर नहीं लेते हैं, ठीक है। तो ये दिखने में कैसा होगा, ये ऐसा होगा पिरामिड के जैसे, लेकिन इसका बेस कैसा होगा, स्क्वायर होगा, ठीक है। नीचे से जब आप इसको देखोगे तो स्क्वायर शेप का होगा, तो इसीलिए हम इसे बोलते हैं स्क्वायर पिरामिडल। नाउ कमिंग ऑन टू नेक्स्ट इज हेप्टा। तो हेप्टा को कैसे करेंगे हम लोग, सेम है बिल्कुल। 7 इलेक्ट्रॉन्स है और 7 के 7 बॉन्ड्स बना रहे हैं। अब 7 के लिए आपने क्या पढ़ा है, 7 के लिए हमें पता है हमारे पास होती है डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। हाउ, सी, यहाँ पर देखो, सेंट्रल एटम है, 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, बॉन्ड कितनी बन रही है, 7 के 7 बॉन्ड बना रहे हैं। दिस इज गोइंग टू बी डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। 11th क्लास में मैंने बस आपको हिंट दिया था, अच्छे से डिटेल में नहीं डिस्कस किया था क्योंकि तब सिलेबस में नहीं था। अभी देखो इसमें होता क्या है, देखो ऑक्टाहेड्रल में तो ऐसी होती है ज्योमेट्री, प्लेन में होता है आपका स्क्वायर, एक बॉन्ड ऊपर और एक बॉन्ड नीचे। तो यहाँ पर क्या हो जाता है, 7 बॉन्ड्स बनानी है तो 5 बॉन्ड प्लेन के अंदर होती हैं, ऐसे ऐसे। ये जो 5 बॉन्ड्स बनेंगी ना, ये प्लेन के अंदर होंगी। तो ये जो पेंटागन जैसा शेप है ये प्लेन में हो गया, एक बॉन्ड अबव द प्लेन होगी और एक बॉन्ड होगी बिलो द प्लेन, एंड दैट इज हाउ 7 बॉन्ड्स आर अरेंज्ड इन दिस स्ट्रक्चर। तो दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। ओके, सो लेट्स जस्ट सी ओवर हियर, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, तो यहाँ से आप बना सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो। तो ये सभी आप खुद ही प्रैक्टिस करके देखोगे। तो इधर देखो, एक्स के पास 7 इलेक्ट्रॉन्स थे, 1 and 3 लोन पेयर। सो दिस इज गोइंग टू बी अल्टीमेटली लीनियर। डायटोमिक तो हमेशा यही होते हैं। ट्राइएटोमिक की अगर आप बात करोगे तो क्या होगा,
लोन पेयर चले जाएंगे इक्वेटोरियल पोजीशन पे, तीनों ही ये इक्वेटोरियल पोजीशन है, आप कहीं पर भी रख दो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है, अल्टीमेटली वो सेम ही जगह पर रहेंगे। तो इसकी जो शेप होगी वो टी शेप हो जाएगी। एंड एज यू नो दैट लोन पेयर इज़ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, इट इज़ ऑलवेज गोइंग टू बी प्लेस्ड एज इक्वेटोरियल पोजीशन, ठीक है। आई होप दीज शेप्स आर क्लियर टू यू। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन इनको प्रैक्टिस करने की कोशिश करनी है हमें। ओके, यहाँ पर देखो, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो आपको दिखेगा क्या, बचे हुए हेलाइड्स की शेप दिखेगी, ठीक है। ये क्या है आपके पास, हेक्सा हेलाइड है, तो इसकी शेप कैसी होती है, डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। नाउ कमिंग ऑन टू डाई हेलाइड, अगर आपके पास है, लेट्स जस्ट से कि आपके पास डाई हेलाइड होता तो शेप कैसी होती, 2 बॉन्ड पेयर, 3 लोन पेयर, 5 की ज्योमेट्री बन रही है, ट्रायगोनल बाय पिरामिडल। आपको पता है 3 लोन पेयर है, तीनों के तीनों कहाँ जाएंगे, इक्वेटोरियल पोजीशन पर जाएंगे। और अगर वो इक्वेटोरियल पोजीशन पर जाएंगे तो आपके पास क्या बचेगा, एक्सियल पोजीशन पर एक एक बॉन्ड बचेगी, एंड दिस इज गोइंग टू गिव यू लीनियर ज्योमेट्री, ठीक है, लीनियर शेप बन जाएगी। इसी तरीके से अगर आप टेट्रा बनाने की कोशिश करते, 4 बॉन्ड पेयर, 2 लोन पेयर, 4 + 2 6, तो 2 लोन पेयर कहाँ लगा दो, ऑक्टा में कहीं पर भी लगा दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो शेप कैसी हो जाती, स्क्वायर प्लानर, ठीक है। तो इस तरीके से ज्योमेट्रीज़ हैं, ये आपको पता होनी चाहिए, आप खुद निकाल के देखो, याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बनाना ईजी है, कोई भी मॉलिक्यूल आ जाएगा आप बना पाओगे उसकी ज्योमेट्री के बारे, उसकी ज्योमेट्री को। चलो नेक्स्ट हम लोग कंसिडर करेंगे, सी ये हम लोगों ने इसकी कुछ फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ ली हैं जनरल, जो हमें पढ़नी थी। इसके अलावा हम लोग पढ़ेंगे इसके केमिकल कंपाउंड्स। केमिकल कंपाउंड्स में हमें इसके बारे में पढ़ना है, HCl के बारे में, ठीक है। तो वो हम कंसिडर करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, ठीक है। तो तब तक आप क्या करोगे, तब तक आप ये वाले जो क्वेश्चंस हैं, यहाँ तक के NCERT के जो क्वेश्चंस हैं ग्रुप 16 और 17 के, वो प्रैक्टिस कर लोगे अच्छे से। उसके बाद हम लोग इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करेंगे। इनके कंपाउंड्स हो गए, इनके बस केमिकल प्रॉपर्टीज़ बचे, यूजेस बचे, 18th ग्रुप बचा है, देन वी विल मूव ऑन टू 15th ग्रुप, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में वी विल बी डन विद 17th एंड 18th ग्रुप। तब तक के लिए आप यहाँ के क्वेश्चंस करो, अदरवाइज़ क्वेश्चंस बहुत इकट्ठे होकर ज़्यादा हो जाएंगे तो बाद में इनको कर पाना मुश्किल हो जाएगा। एंड एज आई हैव टोल्ड यू कि अगर किसी को कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप प्लीज़ मुझे बता दें कमेंट बॉक्स के अंदर कि ये प्रॉब्लम आ रही है इस चैप्टर में, कोई और दिक्कत है, तो हम लोग इसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे। सो दैट्स इट फॉर टुडे क्लास, वी विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।